हेलो गाइस, आज का ये एनीमे एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ की पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तरफ वो लोग जो सिटी के अंदर रहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो स्लम्स में रहते हैं। सिटी के अंदर रहने वाले लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं, इतने ज्यादा अमीर कि अगर कोई भी सामान थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो उसे साफ करने के बजाय नया खरीद लेते हैं। और दूसरी तरफ स्लम्स वाले लोगों को खाने और रहने के लिए भी सोचना पड़ता है। और इसी स्लम्स एरिया में हमारा मेन कैरेक्टर रूडो रहता है, जो अमीरों की बस्तियों में जाकर के गार्बेज रीडिंग करता है, मतलब छोटे मोटे सामान को कलेक्ट करता है जो अमीर लोग कूड़े में फेंक देते हैं। अब इन सब से हटके इस एनिमे में एक पिट नाम की एक जगह है जहाँ अमीरों का कचरा फेंका जाता है। और सिर्फ कचरा ही नहीं, यहाँ पे खतरनाक क्रिमिनल्स को भी फेंक दिया जाता है। ये पिट कितनी गहरी है, इसके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। आगे इस एनिमे में हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी इल्जाम में इस पिट के अंदर फेंका जा रहा है। अब ऐसा उसके साथ क्यों होता है और क्या वो सरवाइव कर पाएगा, ये सब हमें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। ये एनिमे काफी मजेदार होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलते रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें एक काफी साफ सुथरा शहर दिखाई देता है जहाँ के लोग सिर्फ व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। उस शहर में जरा सी भी गंदगी नहीं होती। उसी शहर के एक घर में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसका न्यू डॉल फट चुका होता है, जिसे सिलकर ठीक किया जा सकता था। बट ये लोग काफी अमीर होते हैं, छोटी सी भी चीज खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के बजाय नया खरीद लेते हैं। इसीलिए उसकी माँ उस डॉल को कचरे में फेंक देती है। हमें दिखाई देता है कि ये शहर के लोग अपना सारा कचरा एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर फेंक देते हैं, जिसके बाद उनका कचरे को एक ट्रक में भरकर शहर से दूर पिट में फेंक दिया जाता है। उसी टनल में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रूडो होता है, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो एक वेयर हाउस के अंदर जाकर कचरे में से कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे देख लेता है। वो तुरंत उस पर गन तानकर बोलता है, तू ही है ना जो पिछले कुछ दिनों से कचरा चुरा रहा था और हमारे सुंदर से शहर को गंदा कर रहा था, अब तू फाइनली पकड़ा गया। वो तुरंत अलार्म बजा देता है, जिसके बाद वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन रूडो कचरे का बैग उठाकर उनके मुंह पे फेंक देता है और एक वेंट के थ्रू वहाँ से भाग जाता है। पर क्योंकि अब अलार्म बज चुका था तो सारे गार्ड्स अलर्ट पर होते हैं। जैसे ही रूडो वेंट से बाहर निकलता है, कुछ गार्ड्स उस पे गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रूडो काफी तेज होता है और उनसे बचकर भाग जाता है। हाँ, भागने के दौरान एक गोली उसके हाथ के पास से निकल जाती है, जिससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, पर वो किसी तरह से निकल जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या फालतू लोग हैं, जैसे मैंने उनका कोई कीमती सामान चुरा लिया हो, ये तो सिर्फ कचरा ही था। अगले ही सीन में शहर के लोग रूडो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कल रात फिर से किसी ने कचरा चुराने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों करता है? ये जरूर उन ट्राइब फॉल्क्स का काम होगा। ट्राइब फॉल्क्स कौन है ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल हमें एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। ये नोटबुक आप जरूर याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उस आदमी का कपड़ा काफी गंदा होता है, क्योंकि वो भी एक ट्राइब फॉल्क्स होता है। वो भी उनकी बातें सुन रहा होता है, बट वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। हमें दिखाई देता है कि वो एक गेट के पास जाता है जहाँ एक काफी बड़ी दीवार होती है, और उस दीवार के एक तरफ सब कुछ साफ सुथरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और दूसरी तरफ उतना ही गंदा और टूटा फूटा झोपड़ी होता है। मतलब दोनों साइड में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक तरफ सारे अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ सारे गरीब लोग, जिनको ये अमीर लोग ट्राइब फॉल्क्स कहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर से रूडो दिखाई देता है। उसने जो भी कचरा इकट्ठा किया था वो उसे रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चीवा होता है। वो बोलती है, क्या तुम फिर से कचरा चुराने लग गए? वो उसे समझाने लगती है कि ऐसा मत क्या करो, शहर के लोग काफी नाराज हैं। कुछ कचरा चुराने के लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? रूडो बोलता है, क्योंकि ये सब कचरा नहीं है, बस इन्हें थोड़ा रिपेयर की जरूरत थी। एक्चुअली रूडो कचरा चुराकर उनमें से यूजफुल चीजों को रिपेयर करके बेचकर थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता था। तभी वहाँ कुछ बुली लड़के आ जाते हैं और रूडो को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और चीवा को भी उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं। वो लोग उसके ग्लव्स का मजाक उड़ाने लगते हैं कि पता नहीं ये ग्लव्स कब से पहना हुआ है, कभी नहीं उतारता, जरूर इसके हाथों में कोई रोग होगा। लेकिन रूडो कुछ नहीं बोलता, वो बस सिर झुका के उन्हें इग्नोर करता है। लेकिन तभी वो लोग रूडो के मरे हुए डैड के बारे में बोलने लगते हैं कि वो एक पागल खूनी था, तो उसका बेटा भी उसी का तरह का होगा। एक्चुअली में जो स्लम्स एरिया है ये सभी क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था और यहाँ के लोग उन्हीं के वंशज हैं। ये लोग अपनी इमेज सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन रूडो के डैड ने सब बिगाड़ दिया था, क्योंकि उसने काफी लोगों का खून किया था। इसीलिए लोग रूडो को खुद से नीचे समझते थे। ये सब सुन के रूडो गुस्सा हो जाता है, जिससे देख करके वो लोग डर जाते हैं
और बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। ये बोलकर के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चीवा रूडो से कहती है तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो लोग कुछ भी बकते हैं, तुम बिल्कुल भी अपने बाप के जैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे विश्वास है कि तुम कभी किसी का मर्डर नहीं करोगे। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर पड़ती है जो रूडो कचरे से ले आया था। वो डॉल उसे काफी पसंद आ जाता है। एक्चुअली रूडो उस डॉल को बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो चीवा को देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो दे पाए, चीवा की माँ आ जाती है और उसे लेके चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर वापस चला जाता है। उसके घर में हमें वही आदमी दिखाई देता है जो स्टार्टिंग में नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसका नाम रेक्टो होता है। असल में रूडो की माँ नहीं है और उसके बाप को पिट में फेंक दिया गया था, तो बचपन से ही उसकी देखभाल रेक्टो ही करते आया है। रूडो भी उसे अपने बाप के समान मानता है। तो अब जैसे ही रूडो घर पे आता है, रेक्टो उसे चिढ़ाने लगता है चीवा को लेकर, क्योंकि उसने उन दोनों की बातें चुपके से सुन ली थी। वो बोलता है तुम्हें अपनी फीलिंग्स क्लियरली बता देनी चाहिए थी और वो डॉल उसे दे देना चाहिए था। लेकिन रूडो ये सब सुन के चिढ़ जाता है और बोलता है तुम मुझ पे इस तरह से नजर नहीं रख सकते, ये सब गलत बात है। रेक्टो बोलता है ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम फिर से कचरा चुराने क्यों गए थे। मुझे पता है कि हम लोग अमीर नहीं हैं, लेकिन हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़े। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रूडो बोलता है पर इतने दिनों में सिर्फ एक ही बार तो पकड़ा गया हूँ, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रूडो बोलता है एक बार भी पकड़े जाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रेक्टो देखता है कि रूडो के हाथ में गोली लगी है। वो बोलता है ये क्या है, क्या तुम्हें गोली लगी है? रूडो बोलता है नहीं, ये बस छोटी सी चोट है। रेक्टो फिर भी उसे बैंडेज वगैरह लगा देता है। रूडो ने ग्लव्स भी उतार दिए होते हैं और हमें दिखाई देता है कि उसके दोनों हाथ पूरे जले हुए हैं। एक्चुअली ये उसके डैड की वजह से हुआ था। रूडो को ज्यादा याद नहीं था कि ये कैसे हुआ, लेकिन इतना याद है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ ऐसे ही हैं और कभी कभी उनमें काफी दर्द होता है। जब लोग उसके हाथ देखते हैं तो उसे इस तरह से घूरते हैं जैसे उसने कोई क्राइम किया हो। रेक्टो ने यह सब देखा था, इसीलिए उसने उस ग्लव्स को लाके दिया था। तब से रूडो हमेशा वो ग्लव्स पहने रखता था और उन ग्लव्स की वजह से उसका दर्द भी ठीक हो गया था। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी मस्ती मजाक होती है। तभी हमें उनके गेट के बाहर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। अगली सुबह रूडो वापस चीवा से मिलने जा रहा होता है ताकि उसे वो डॉल दे सके। रास्ते में वो देखता है कि सिटी के लोग फिर से किसी क्रिमिनल को पिट में डाल रहे हैं। पिट एक बहुत गहरा गड्ढा होता है जिसमें सिटी के लोग अपना कचरा फेंकते हैं। सिर्फ कचरा ही नहीं, वो लोग क्रिमिनल्स को भी उसमें फेंक देते हैं। रूडो के डैड को भी इसी पिट में फेंक दिया गया था। रूडो ये सब देख ही रहा होता है, तभी पीछे से वहाँ चीवा भी आ जाती है। चीवा को अचानक देख के रूडो सरप्राइज हो जाता है और वो उस डॉल को अपने पीछे छुपा लेता है। चीवा पूछती है तुम यहाँ नजारा देखने आए हो क्या, क्योंकि ये जगह नजारा देखने के लिए काफी बुरी है। रूडो बोलता है यहाँ तो हर जगह ऐसा ही नजारा मिलता है। चीवा बोलती है वो लोग जानबूझ के हमारे एरिया को पिट के पास बनाए हैं ताकि हम लोगों को ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़े और हमारे अंदर डर बना रहे। फिर चीवा बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, इसीलिए प्लीज मुसीबतों से दूर रहो। थोड़े बहुत कचरा चुराने के लिए तुम अपनी जान को रिस्क में मत डाला करो। रूडो बोलता है कल रेक्टो ने भी यही बात कही थी। चीवा बोलती है उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है क्या मतलब वो भी? बेसिकली चीवा ने अनजाने में रूडो से कन्फेस कर लिया कि वो उससे प्यार करती है, जिसके बाद वो खुद शर्मा जाती है और रूडो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो उछलने कूदने लगता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पे पड़ती है। वो पूछती है क्या वो तुम मेरे लिए लाए हो? रूडो बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है, पर ये कचरे से उठाकर लाया हूँ तो शायद तुम्हें ये पसंद ना आए। लेकिन चीवा फिर भी वो डॉल ले लेती है और बोलती है ये परफेक्ट है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो भाग के ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ रॉयल गार्ड से टकरा जाता है। वो सोचता है ये गार्ड स्लम्स में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके फिर से रेक्टो के पास जाने लगता है और वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो देखता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी रेक्टो के ऊपर बैठा है और रेक्टो के पेट में तलवार घुसी है।
ये देखते ही रूडो का दिमाग सटक जाता है और वो भाग के उस आदमी पे अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे बुरी तरीके से पीट देता है। उसके बाद वो रेक्टो की एक बुक लेकर के वहां से जाने लगता है। ये वही बुक है जिसमें स्टार्टिंग में रेक्टो कुछ लिख रहा था। रूडो इतना ज्यादा पिट चुका होता है कि वो हिल नहीं पाता और वो आदमी उसके सामने से निकल जाता है, लेकिन तभी रेक्टो बोलता है भागो। रूडो देखता है कि रेक्टो अभी भी जिंदा है, तो वो तुरंत उसके पास जाता है, लेकिन रेक्टो बार बार उसे कहता है भागो जल्दी। लेकिन रूडो एक भी नहीं सुनता। वो बोलता है मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। लेकिन तभी वहाँ गेट पे गार्ड्स आ जाते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रूडो ने ही रेक्टो को मारा है। रूडो बोलने लगता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने मारा है वो अभी अभी बाहर गया है, उसके पीछे जाओ तुम लोग। लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तो रूडो बोलता है ये अभी भी जिंदा है, तुम इसी से पूछ लेना, मैंने नहीं किया, लेकिन पहले इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन गार्ड्स बोलते हैं ठीक से देखो, वो मर चुका है और तुम्हारे कपड़ों पे खून भी लगा है। रूडो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता और एक पंच मार के उसे बेहोश कर दिया जाता है। ये खबर आसपास के लोगों में भी फैल जाती है कि बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। थोड़ी देर बाद रूडो को ही पिट में फेंकने की तैयारी होने लगती है। वो बोलते हैं भले ही तुमने किसी ट्राइब फॉल्स का मर्डर किया है, लेकिन किसी का भी मर्डर एक दंडनीय अपराध है और इस जुर्म के लिए तुम्हें पिट में फेंका जाएगा। रूडो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया अचानक से। अभी कुछ देर पहले वो इतना खुश था और अब एक साथ मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। ना सिर्फ उसने अपने फादर फिगर रेक्टो को खोया, बल्कि उसके मर्डर के इल्जाम में उसे फंसा दिया गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसकी नजर चीवा पे पड़ती है। वो चिल्ला के बोलता है मेरी हेल्प करो, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। लेकिन चीवा बोलती है मैंने सोचा था तुम सच में अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह ही हो, एक कातिल। और वो उसका दिया हुआ डॉल वहां फेंक के चली जाती है। ये देख करके रूडो और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि जो लड़की आज तक उसे समझती थी अब वो भी उसे नहीं समझ रही थी। सभी लोग नारे लगाने लगते हैं इस कचरे को पिट में फेंक दो। रूडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो, तुम लोगों के पास आंख कान सब कुछ है, लेकिन कभी यूज नहीं करते। तुम लोगों को मेरी जगह मरना चाहिए। तभी रूडो की नजर उस मास्क वाले आदमी पे पड़ती है जिसने रेक्टो को मारा था। वो भी वहां पे था, लेकिन उसी वक्त उसे नीचे फेंक दिया जाता है। रूडो चिल्ला के बोलता है मैं जरूर वापस आऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा। वो पिट इतना गहरा होता है कि रूडो लगातार गिरते जा रहा था। गिरते गिरते वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि वो जिंदा बच गया है और एक कचरे के ढेर में पड़ा है। वहाँ काफी ज्यादा बदबू होती है, उसके चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है जो सिर्फ कचरे से बना होता है। उसे देखते ही रूडो को रियलाइज हो जाता है कि पिट में सिर्फ कचरा ही नहीं होता और वो तुरंत उससे दूर भागने लगता है। लेकिन वहाँ एक के बाद एक जाइंट मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर्स कचरे से ही बने होते हैं। रूडो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इतने ऊपर से गिर के सरवाइव कर गया तो मैं इतनी आसानी से इन मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरने वाला। लेकिन तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती है। ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा था। वहाँ इतनी गंदी हवा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो फिर भी किसी तरह से खुद को संभालता है और वहाँ पड़ी हुई एक रॉड उठाता है और उन मॉन्स्टर से फाइट करने का डिसाइड करता है। तभी हमें वहाँ एक मास्क लगाया बंदा दिखाई देता है जो दूर बैठकर अपने स्कोप से रूडो को देख रहा होता है। वो देखता है कि रूडो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है सिर्फ एक रॉड के साथ है। हालांकि वो काफी बुरी तरीके से पिट रहा था और बीच बीच में खून की उल्टियां भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और उनमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन तभी वहां दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और वो अटैक कर देता है। रूडो काफी दूर जा गिरता है। वो देखता है वहां एक मास्क लगाया बंदा होता है जो एक अम्ब्रेला लिया होता है। वो बंदा रूडो को सबसे पहले एक गैस मास्क देता है। मास्क पहनते ही उसकी खून की उल्टियां बंद हो जाती है और वो नॉर्मली सांस ले पा रहा था। अब तो वो काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि कौन हो तुम, ये मॉन्स्टर कौन है, हम कहाँ हैं। लेकिन वो बंदा धीरे से बोलता है चुप हो जाओ। लेकिन रूडो बोलता है कैसे चुप हो जाओ, मुझे बताओ, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ तो बता दो। वो बंदा फिर से धीरे से बोलता है अपना मुंह बंद करो। रूडो बोलता है तुम इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, और उस पर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और रूडो पे चिल्लाने लगता है तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं कर सकते क्या,
ये मॉन्स्टर साउंड पे रिएक्ट करते हैं और अब हमारे पीछे आ रहे हैं तुम्हारी वजह से। थोड़ा सब्र रख लेते तो मैं वैसे भी तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। वो बोलता है इन मॉन्स्टर्स को ट्रैश बीस्ट बोलते हैं और उनको हम लोग किसी ऑर्डिनरी वेपन से डिफीट नहीं कर सकते। तब तक उधर वो मॉन्स्टर उनके करीब आ जाते हैं। तभी अचानक से उस बंदे का अम्ब्रेला काफी चमकने लगता है और एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके चारों तरफ ब्लीड लग जाते हैं। फिर वो उस अम्ब्रेला को मॉन्स्टर की तरफ काफी तेजी से घुमाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। ये देख के रूडो भी काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बंदा ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन वहाँ 8-10 और ट्रैश मॉन्स्टर आ जाते हैं, बट वो बंदा काफी आसानी से उन सबको कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। ये सब देख के रूडो काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है काश मेरे पास भी कुछ ऐसा वेपन होता तो मैं भी ऊपर जाके उन सबको सबक सिखाता। हमें दिखाई देता है कि वहाँ एक सबसे बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर अभी भी बचा होता है। वो उसके तरफ एक पॉइजन अटैक करता है, लेकिन वो इजीली अपने अम्ब्रेला से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो अपने अम्ब्रेला का साइज बढ़ा के उस मॉन्स्टर के भी टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो रूडो के पास आता है और पूछता है तुम ठीक हो ना? रूडो बोलता है आखिर तुम कौन हो? वो बोलता है मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। वो बोल ही रहा होता है कि रीडो बेहोश हो जाता है। रीडो को रेक्टो की बात याद आने लगती है कि वो कहता था कि ऑब्जेक्ट में भी जान होती है। अगर तुम किसी चीज को लंबे समय तक ध्यान रखोगे तो उसमें सोल आ जाती है। तभी उसे होश आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो चेन से बंधा होता है और इंजन उसे घसीट कर ले जा रहा होता है। रूडो बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे वापस ऊपर जाना है। इंजन बोलता है सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ से तुम आए हो उसे हम स्पेयर बोलते हैं और वो कभी एक जगह पे नहीं होता, मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। इसलिए शांत हो जाओ क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हो। बट रूडो बोलता है जो भी हो मुझे कोई नहीं रोक सकता वापस स्पेयर जाने से। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तुम मुझे सब कुछ बताओ, इस वर्ल्ड के बारे में, तुम्हारे उस पावर के बारे में और उन मॉन्स्टर्स के बारे में। जब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं चुप नहीं रहूंगा। इंजन बोलता है सीरियसली तुम्हें चुप नहीं रहने आता? ठीक है, तुम्हें इतना ही शौक है इस वर्ल्ड के बारे में जानने का तो चलो मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। और वो रूडो को खींचते हुए एक सुनसान वैली में ले जाने लगता है। वो बोलता है यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। इतना बोल करके वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रूडो देखता है कि वहाँ कुछ ट्रक वगैरह होते हैं और 4-5 लोग होते हैं जो गैस मास्क लगाए होते हैं। वो लोग रूडो के पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम स्पेयर से आए हो? रूडो बोलता है हाँ मैं स्पेयर से नीचे गिरा हूँ। इतना सुनते ही वो लोग अपने मास्क उतार करके फेंक देते हैं और काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में तुम स्पेयर से आए हो? हमने कभी स्पेयर के लोगों को जिंदा नहीं देखा है। मोस्टली जो भी ऊपर से आते हैं वो मर जाते हैं। वो पूछते हैं और तुम्हें चेन में किसने बांधा? तुम्हारे लिए काफी अनकंफर्टेबल होगा ना ये? रुको हम हेल्प कर देते हैं। और वो रूडो का चेन खोलने लगते हैं। रूडो ये सब देख के सरप्राइज हो जाता है और सोचता है ये लोग मुझे पहले क्यों नहीं मिले। लेकिन अगले ही सेकंड वो लोग रूडो को फिर से एक बड़े चेन में बांध देते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारे जैसे कीमती स्पेयर के बंदे को हम इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। ये देख के रूडो शॉक हो जाता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चेन कुछ ज्यादा ही टाइट होता है। वो लोग बोलते हैं स्पेयर के लोगों की बॉडी का ब्लैक मार्केट में काफी कीमत मिलता है। आज तक हमने सिर्फ मरे हुए लोगों को ही बेचा है। आज पहली बार जिंदा हाथ लगा है। इस बार तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। एक्चुअली पिट के लोग स्पेयर के लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा अपना कचरा नीचे फेंकते रहते हैं। उनकी वजह से यहाँ की हवा भी पॉइजन बन चुका है और उसी कचरे से ट्रैश मॉन्स्टर भी जन्म लेते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के कचरे की वजह से इन लोगों की जान जा रही है, तो इनका हीट करना लाजमी है। फिर वो लोग रीडो को कुछ कचरे से उठा के जबरदस्ती खिलाने लगते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ, हमारा ये टेस्टी खाना हजम नहीं हो रहा क्या? तुम लोग तो इस कचरे को छूते भी नहीं होगे, बस ऊपर बैठ के फेंक देते होगे। ये खाना भी तुम्हारा फेंका हुआ कचरा है तो ये तुम्हें ही खाना चाहिए। और वो लोग उसे खिलाने लगते हैं। लेकिन रूडो को गुस्सा आ जाता है और जो आदमी उसे खाना खिला रहा था उसके हाथों को जोर से बाइट कर लेता है। वो इतना जोर से बाइट करता है कि उसके फिंगर में सिर्फ हड्डियां बचती हैं और उसका सारा फ्लैश को वो चबा के खा जाता है। इतना ही नहीं, वो उस फूड वेस्ट को भी पूरा खा जाता है और बोलता है तुम इसको वेस्ट बोलते हो? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ये बहुत टेस्टी है, तुम सब लोग एक जैसे हो। और वो काफी गुस्से में आ जाता है। हमें दिखता है कि उसके हाथों और बॉडी में मैजिक एनर्जी फ्लो होने लगती है और वो उस मोटे चेन को आसानी से खींच के तोड़ देता है और वहां पड़े कचरे को हवा में उठा लेता है।
हमें दिखता है कि एंजन ये सब दूर बैठ के अपने स्कोप से देख रहा होता है और बोलता है, मैं बिल्कुल सही था तुम्हारे बारे में। रूडो को फिर से रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम किसी भी चीज को लंबे समय तक केयर करोगे तो उसके अंदर सोल आ जाती है। इसके बाद रूडो के आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ये सब देख करके वो लोग सोचने लगते हैं, क्या स्पेयर के लोग भी गिवर बन सकते हैं? लेकिन उनका बॉस बोलता है, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? क्या हो गया अगर वो गिवर है तो अटैक करो उस पे। लेकिन रूडो अपने चेन से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आ पाता। वो लोग बोलते हैं, सीधे सीधे जाने का कोई फायदा नहीं है, उसे उसकी चेन से दूर करो। एक गिवर बिना अपने ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनमें से एक बंदा किसी तरह उसके हाथों से चेन गिरा देता है, जिसका फायदा उठा के बाकी के लोग अटैक करने जाते हैं। लेकिन इस बार रूडो एक टायर को उठाता है और उसे वेपन में कन्वर्ट कर देता है और उनपे अटैक कर देता है। ये देख करके इंजन भी पूरा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली गिवर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को ही कंट्रोल कर सकते थे। इधर कुछ ही देर में रूडो वहाँ बाकी लोगों की बैंड बजा देता है और उनके बॉस को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी इंजन आके उसे रोक लेता है। तब जाकर के रूडो का आई कलर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने क्या किया अभी। वो सोचता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं रेक्टो के बारे में सोच रहा था, उसके बाद कुछ याद नहीं। क्या मैंने ये सब अपने ग्लव्स से किया है? इंजन बोलता है, ये नॉर्मल है फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद। वो बोलता है, सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये करना पड़ा तुम्हारी पावर को अवेक करने के लिए, जो कि अब हो गई है। तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ जो तुम जानना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। हमारे ग्रुप को क्लीनर बोलते हैं और हमें तुम जैसे एक्सेप्शनल लोगों की काफी जरूरत है। लेकिन रूडो बोलता है, नो थैंक यू। फिर उसके बाद इंजन उसको डॉक्टर के पास ले जाके इलाज वगैरह करवाता है। फिर वो और इंजन वहाँ से जाने लगते हैं। रूडो इंजन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे जानना है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो इंजन कहता है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ स्फेराइट के लोगों को किस तरह से देखते हैं। तुम चाहो तो किसी से पूछ लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे बारे में जान गए तो फिर उसके आगे का तुम ही समझो। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रूडो को काफी दिन के बाद अच्छा खाना मिला था, तो वो पागलों की तरह खा रहा था। और रूडो सोच रहा होता है कि हम लोग तो सोचते थे कि यहाँ पिट में सिर्फ कचरा होगा, पर यहाँ तो सब कुछ है और लोग खुश भी हैं। फिर इंजन रूडो से उसका नाम पूछता है और बताता है कि यहाँ सिर्फ कचरा ही नहीं जमा होता, यहाँ इमोशंस भी जमा होते हैं, जिसे हम एनिमा कहते हैं। और जब एनिमा एनर्जी का फॉर्म लेता है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं, और उन्हीं में से एक ट्रैश बीस्ट भी होता है, जो इंसानों को देखते ही उन पर अटैक कर देते हैं। आमतौर पर वो डम में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार सिटी में भी आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वो एनिमा से बने होते हैं, तो उन्हें किसी आम हथियार से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उन्हें तुम्हारे ग्लव्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब थोड़ा सिंपल तौर पे समझाऊं तो जिस भी चीज को इंसान काफी लंबे समय तक संभाल के रखता है, उसका देखभाल करता है, उसमें एनिमा आ जाता है और उसे ही हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एक ट्रैश बीस्ट के एनिमा को सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट का एनिमा ही हरा सकता है। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को बाहर निकाल सकते हैं। हम दोनों में ये पावर्स हैं और हम इसीलिए गिवर्स हैं, और इसी वजह से तुम्हें हमारे ग्रुप क्लीनर्स में आना चाहिए। रूडो एक्साइटेड होके पूछता है, तो फिर तुम मुझे ऊपर जाने का तरीका बता दोगे ना? इंजन कहता है, सच बोलो तो ये मुझे भी नहीं पता। फिर रूडो गुस्से में आके कहता है, तो तुम बस मुझे पागल बना रहे थे इतने टाइम से। इंजन कहता है, हमारे बॉस को बहुत कुछ पता है, शायद उन्हें इसका तरीका भी पता हो। फिर इंजन वहां से जाने लगता है और रूडो को कुछ पैसे देता है कि कुछ खा लेना। रूडो थैंक यू बोल ही रहा होता है कि इंजन कहता है, अरे थैंक यू मत बोलना, ये तुम्हारे ही कपड़ों को बेचकर पैसे लाया हूँ, रख लो। और फिर आगे चला जाता है। रूडो कहता है, साले तूने मेरे कपड़े बेचे, एक बार ऊपर चला जाऊं फिर तो तुझे बताता हूँ मैं। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी एक बिल्ली आती है और उसके पैसे वाले बैग को उठा करके भाग जाती है। रूडो उसके पीछे भागता है। रास्ते में उसे एक बंदे की लकड़ी मिलती है, तो वो उसी से बिल्ली को पकड़ लेता है। तभी पीछे से वो बंदा आता है और काफी गुस्से में कहता है, ओए वो मेरी है चोर कहीं के। रूडो कहता है, वो मेरे पैसे हैं। वो बंदा कहता है, पैसे नहीं, वो डंडा मेरा है। और रूडो को धक्का देकर करके वो डंडा लेकर सूंघने लगता है और उस डंडे से लाइट निकलने लगती है और वो एक मस्त सी लोहे की वेपन में बदल जाती है। असल में ये बंदा भी एक गिवर था और वो डंडा उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, इसीलिए अब वो रूडो पर गुस्सा है और वो सीधा रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ऐसा क्या गलती कर दिया जो इतना भड़क गया है ये। फिर वो कहता है, मिस्टर नेचुरल, तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। रूडो कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो बंदा कहता है, हाँ, मुझे इंजन ने सब बता दिया है, मेरा नाम जांका निजुका है
और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। रूडो कहता है, अरे मैं तो बस उस बिल्ली को पकड़ ही तो रहा था। तो जांका कहता है, क्या तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कि दूसरों की चीजें नहीं लेते? चूंकि रूडो रेक्टो को अपना बाप मानता था तो वो ये सुन के गुस्सा हो जाता है कि उसने रेक्टो की बेइज्जती कैसे की, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लोग बात सुने तो गुस्सा ना होके सामने वाले की बात को समझो। ये याद करके रूडो शांत हो जाता है और सोचता है कि अगर कोई मेरे ग्लव्स ले लेगा तो मैं भी ऐसा ही गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए ये इतना गुस्सा कर रहा है। फिर रूडो उससे माफी मांगता है। जांका भी शांत हो जाता है और कहता है, चलो आखिर में तुमने मुझे ये दे दिया तो कैसा गुस्सा करना। रूडो शॉक हो जाता है कि मैंने ये सिचुएशन अकेले हैंडल कर ली, और वो खुश भी हो जाता है। फिर जांका उसे बड़े ही प्यार से और हंसते हुए बात करने लगता है। रूडो सोचता है, अरे ये इसकी पर्सनालिटी अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई? क्या ये इसकी स्माइल की वजह से है? रेक्टो ने भी मुझे स्माइल करने को कहा था, मैंने प्रैक्टिस भी की है, मैं भी स्माइल करूंगा। और वो काफी जोर लगाता है हंसने के लिए। आप लोग बस एक बार उसको पॉज करके उसका चेहरा देखना, आप गिर गिर के हंसने वाले हो। रूडो का चेहरा देख के जांका गुस्सा हो जाता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रूडो कहता है, नहीं, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था। उसके मन में लगता है कि शायद उसने अपना मुंह और आंख ज्यादा खोल दिया था, इसीलिए अब वो दूसरी तरीके से स्माइल करता है। और इस बार भी जांका गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि रूडो फिर से उसका मजाक उड़ा रहा है। और रूडो बोलता है, मैं भी तो तुम्हारी तरह हंसते हुए बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? फिर उन दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। बात बात में ही जांका कहता है, तुम जहाँ से आए हो वो जरूर कोई गंदी जगह ही होगी। ये सुनकर के अब रूडो गुस्सा हो जाता है और कहता है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें नहीं पता कि मैं उस जगह को ठीक करने के लिए क्या कर रहा हूँ। दोनों लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। जांका भी अपना हथियार रेडी कर लेता है और रूडो भी वही कचरे में से एक चीज उठा लेता है और उसे अपना वेपन बना लेता है। जांका ये देख करके थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका ग्लव्स है, लेकिन अब लगता है कि ये जिस चीज को चाहे उस चीज को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जांका उस पर लगातार अटैक करता है और रूडो बस पीछे हटते जा रहा होता है। लेकिन फिर रूडो एक अटैक करता है जिसमें रूडो के वेपन से एक टुकड़ा उड़ करके जांका के चेहरे पे लग जाता है। फिर भी जांका उसे हरा देता है। वो कहता है, देखा तुमने, बस टैलेंट है तुम में, असल में तुम बहुत कमजोर हो मिस्टर नेचुरल। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके चेहरे पे कुछ चिपक गया है। वो जब सूंघता है तो बोलता है, ये तो टट्टी है। फिर वो उसका वेपन देखता है तो समझ जाता है कि ये तो टॉयलेट साफ करने वाला शक्कर है। वो कहता है, तुम ये क्या यूज कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? रूडो कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम अब नहीं बचने वाले हो। और वो जांका पे बैक टू बैक शक्कर पे लगी टट्टी से अटैक करने लगता है। जांका बेचारा लड़ नहीं पाता, बस वो डॉज कर रहा होता है। जांका लिटरली भागने लगता है उससे। रूडो ये सब अनजाने में कर रहा था और उसे पता नहीं होता है कि ये टॉयलेट साफ करने वाला शक्कर है। और वो सोच रहा था कि उसके हाथों में कोई ऑसम वेपन लग गया है, जिससे जांका को भी डर लग रहा है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो दोनों खूब भागते हैं, लेकिन एक जगह एक बिल्ली आ जाती है और जांका को स्लो होना पड़ता है। तभी रूडो सीधा उसके मुंह पे टट्टी फेंक देता है। जांका का मुंह देखने लायक होता है उस टाइम में। थोड़ी देर बाद वहाँ एंजन भी आ जाता है। वो दोनों को देख करके सोचता है कि इन दोनों की तो दोस्ती हो गई है, लेकिन असल बात जानकर कि वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, मैंने पहली बार सुना है कि कोई किसी को टट्टी से हरा दिया है। जांका बेचारा मुंह छुपाया फिर रहा था और रूडो को भी समझ आ जाता है कि मैं इतनी अकड़ में इसके साथ तब से टट्टी से लड़ रहा था। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जो गाड़ी के पीछे लेटी होती है। उसका नाम रियो होता है और पता नहीं क्यों पर उसे रूडो के बाल बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे रास्ते वो उसके बालों में ही हाथ घुमाते रहती है। रूडो शॉक हो जाता है कि कोई लड़की मेरे बाल सहला रही है, क्या यहाँ ऐसा ही होता है? फिर वो चारों सीधा क्लीनर्स के हेडक्वार्टर चले जाते हैं। उनका हेडक्वार्टर काफी बड़ा होता है। अंदर जाके एंजन रूडो की मुलाकात वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से करवाता है, जिसका नाम सैम्यू होता है। सैम्यू भी एक काफी टैलेंटेड गिवर होती है और वो एक ही झटके में 2 मक्खियों को अपनी फोर्क से पकड़ लेती है। रूडो तो शॉक ही हो जाता है। असल में सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा होता है और वो उसका इस्तेमाल करके किसी के भी अंदर झांक सकती है और उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकती है। रूडो सोचने लगता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी यूज कर सकते हैं क्या? सैम्यू जैसे ही रूडो के अंदर झांकती है उसे अचानक से झटका लगता है। एंजन पूछता है, तुमने कुछ देखा क्या? तो सैम्यू कहती है,
ये लड़का फिजिकली फिट है और इसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी काफी अच्छा रिश्ता है। बस इसे थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि ये उसे और अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो एंजन कहता है, बस इतना ही दिखा तुम्हें? तो वो कहती है, नहीं और भी दिखा, इसके गर्दन के पीछे टट्टी लगी है। एंजन तो खूब हंसने लगता है और कहता है, तभी इसके पीछे वो मक्खियां पड़ रही थी। फिर एंजन उसे लेके बॉस से मिलवाने जाता है, लेकिन एंजन को सैम्यू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। फिर एंजन रूडो को बताता है कि यहाँ हेडक्वार्टर में टोटल 100 लोग हैं, जिसमें कॉम्बैटर्स, सेंटिनल और सपोर्टर भी शामिल हैं। काम की वजह से उन्हें हमेशा अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ सब लोग एक साथ कभी नहीं मिलते। पर चलो फिर भी कुछ लोग से मिलवा देता हूँ तुम्हें। लेकिन जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है, देखता है कि आज तो सभी मौजूद हैं। तो एंजन चुपचाप वापस गेट बंद कर देता है। फिर वो उसे बॉस से मिलवाने ले जाता है और रूडो को समझाता है, जाते ही तुम उनसे ये मत पूछना कि स्फीयर वापस कैसे जाना है, उसके लिए तुम्हें यहाँ काम करना होगा। और हाँ, उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी मत पूछना, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि वो क्या है, तो सोच समझ करके बात करना। फिर जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई नहीं होता है वहाँ पे। तो सैम्यू कहती है, बॉस अभी बाहर गए हैं किसी काम से और उन्हें आने में टाइम लगने वाला है। तभी वहाँ रियो आ जाती है और कहती है, अब बॉस नहीं है तो तुम क्लीनर नहीं बन सकते हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एज अ ट्रेनी चलो, इसी बहाने हम एक दूसरे को और जान लेंगे। फिर सैम्यू उन्हें उनका मिशन समझाती है और उस इलाके के बारे में भी रूडो को बताती है। वो बताती है कि यहाँ 2 टाइप के जोन होते हैं, एक सेफ जोन जहाँ लोग रहते हैं और दूसरा पॉल्यूटेड जोन जहाँ ट्रैश बीस्ट रहते हैं। जहाँ तुम उतरे थे वो एक नो मैंस लैंड था, जहाँ सरवाइव करना इम्पॉसिबल था। तुम बच गए क्योंकि वहाँ एंजन मौजूद था। वैसे एंजन तुम वहाँ क्यों गए थे? तो एंजन कहता है कि बस टहलते टहलते चला गया था। और फिर वो रूडो को उसका गैस मास्क देती है, क्योंकि पॉल्यूटेड जोन में बिना मास्क के 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। फिर रूडो और रियो की टीम उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। रियो के साथ 2-3 सपोर्टर होते हैं जिनके पास कोई भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन वो अपने हाथ से ट्रैश बीस्ट को चीर देते हैं। हाँ, बस वो खत्म नहीं होते, क्योंकि सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ही ट्रैश बीस्ट को मारा जा सकता है। फिर उनमें से एक सपोर्टर रूडो से हाथ मिलाता है और उसका हाथ अचानक से दबा देता है। इसके बाद रूडो को समझ आ जाता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे बकरी जैसे दिखने वाले ट्रैश बीस्ट आने लगते हैं और वो सब मिलके वहाँ की वॉल पर हमला कर देते हैं, पर कुछ भी डैमेज नहीं कर पा रहे थे। रियो रूडो से कहती है, ये तुम्हारे जैसे ट्रेनिंग को सीखने के लिए काफी अच्छी जगह है। रूडो भी समझ रहा होता है कि सारे बीस्ट एक जैसे नहीं होते। फिर ट्रैश बीस्ट की एक और वेव पीछे से आती है और ये वाले पहले वाले से बड़े और ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो भी सीधे आके वॉल पे अटैक करते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास उखाड़ नहीं पाते और इस बार दीवार थोड़ी सी टूटने लगती है। रूडो पैनिक करने लगता है और रियो से कहता है, तुमने कहा था कि ये कमजोर होते हैं, लेकिन ये तो काफी पावरफुल हैं। लगता है हमारा काम तमाम होने वाला है यहाँ। बट रियो वहीं चिल होके आराम से देख रही होती है। रूडो उसे देख करके कंफ्यूज हो जाता है कि ये इतनी शांत कैसे है। लेकिन तभी उनके पीछे वाली वॉल अचानक से टूट जाती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्रैश बीस्ट होता है और उसे देख करके सबके होश उड़ जाते हैं। रूडो रियो से डरते हुए कहता है, ये वाला भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा ना? तो रियो कहती है, मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने इतना बड़ा ट्रैश बीस्ट आज तक नहीं देखा। रूडो का चेहरा देखने लायक होता है। फिर रियो अपनी पॉकेट से कैंची निकालती है और उसे आसमान में फेंकती है। वो कैंची उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो काफी बड़ा हो जाता है। वो उसे सबसे अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। अपने पैरों में उस कैंची को फंसा करके एक जबरदस्त 360 अटैक करती है और काफी सारे छोटे वाले ट्रैश बीस्ट को मार देती है। और जिस तरह वो ट्रैश बीस्ट को मार रही थी, रूडो देख करके शॉक हो जाता है। तभी एक सपोर्टर रूडो से कहता है, ध्यान रखना बच्चे, सब तरफ देखते रहना और चौकन्ने रहना। और तभी रूडो के पीछे से एक ट्रैश बीस्ट अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक सपोर्टर रोक लेता है और वो उसे उठा करके सीधे रियो पर फेंक देता है, जिसे रियो मक्खन की तरह काट देती है और कहती है, और भेजते रहो, आज मैं सबका काम खत्म करूंगी। रूडो उन सबका टीम वर्क देख करके काफी कुछ सीख रहा होता है। कुछ ही देर में वहाँ के सारे छोटे वाले ट्रैश बीस्ट खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ वही बड़ा वाला बचा होता है। सपोर्टर्स रियो की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक छोटी वाली ट्रैश बीस्ट उन पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर रूडो बीच में आ जाता है और उसे एक रॉड से रोक लेता है और वो अपनी पावर से उस रॉड को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आता है कि वो अपनी पावर कैसे यूज कर पा रहा है। और तभी रियो आके उस बीस्ट को खत्म कर देती है। तभी एक सपोर्टर रियो से पूछता है,
क्या तुमने वो बड़ा वाला खत्म कर दिया? वो कहती है, मैंने उसे बीच से कई बार काट दिया बट वो खत्म ही नहीं हो रहा है। किसी को वहाँ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक ट्रैश बीस्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट से काटने के बाद भी वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। रियो सपोर्टर से कहती है, जाओ तुम बाकी सिटीज में ये इन्फॉर्मेशन दे दो। और रियो डिसाइड करती है कि वो उस ट्रैश बीस्ट को छोटे छोटे टुकड़े करने वाली है। फिर वो सीधे जाके उसके सर पे जो हॉर्न्स लगे थे उन्हें काट देती है और फिर उसे उस ट्रैश बीस्ट का कोर दिखने लगता है। लेकिन वो ट्रैश बीस्ट वापस से उन हॉर्न्स को जोड़ लेता है और पागलों की तरह जोर जोर से अपने सर को जमीन पे मारने लगता है और फिर वो रूडो और सपोर्टर्स पे हमला कर देता है। लेकिन लकीली किसी को डायरेक्ट हिट नहीं लगता, पर रूडो के नीचे का जमीन टूट जाता है और वो उसमें गिरने लगता है। रूडो गिरते हुए सोचने लगता है, क्या मैं एक बोझ हूँ जो सिर्फ गिरता ही रहता हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ आखिरकार? लेकिन तभी एक सपोर्टर रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके ऊपर खींच लेता है। इधर रियो उस ट्रैश बीस्ट पर अटैक किए जा रही थी। फिर वो एक फाइनल अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है और फिर वो ट्रैश बीस्ट डस्ट में बदल जाता है। एक सपोर्टर दौड़ करके रियो के पास आता है और पूछता है, तुमने उसे हराया कैसे? तो रियो कहती है, मैंने इस चीज पर जब अटैक किया तो वो मर गया, शायद उसे इस चीज से पावर मिल रही थी। ये सुनकर के सबके होश उड़ जाते हैं कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट, वो भी ट्रैश बीस्ट में, ये कैसे पॉसिबल है। फिर सीन चेंज होता है हेडक्वार्टर में, जहाँ सभी मिलकर के रूडो का वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। सभी काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वही रूडो उदास कोने में बैठा होता है अपनी पिछली वाली फाइट की वजह से। फिर वहीं जांका रियो से पूछता है, मैंने सुना कल तुम्हारा किसी अजीब से ट्रैश बीस्ट से सामना हुआ था। तो रियो उसे बताती है, हाँ, उस बीस्ट का कोर एनिमा से नहीं बल्कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर हम रूडो को देखते हैं जो अपने ग्लव्स को देख रहा होता है और उदास होता है। तभी उसके पास वही सपोर्टर आता है जिसने उससे हाथ मिलाया था। वो अपना नाम एग्रिस बताता है और उसे अप्रिशिएट करता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुम ना होते तो कल हमारा साथी बच नहीं पाता। रूडो अभी भी फ्रस्ट्रेट रहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी की हेल्प नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। रूडो उससे कहता है, मैं एक कमजोर इंसान हूँ, कल भी रियो को तुमने बचाया था और जब मैं ऊपर स्पीयर में था तब भी गुस्से में आके सबको मार देता था, तो मुझे बचाने के लिए रेक्टो को बीच में आना पड़ता था। पर अचानक से एग्रिस रूडो को थैंक यू बोलता है। रूडो समझ नहीं पाता कि ये किस लिए। तो एग्रिस कहता है, तुम पहले इंसान हो जो हम सपोर्टर्स को अच्छी नजर से देख रहे हो, वरना यहाँ तो सब हमें कमजोर और बोझ ही समझते हैं। फिर एग्रिस रूडो से पूछता है, तुम हमेशा से क्या करना चाहते थे? क्योंकि अगर तुम्हारा असूल पक्का है तो तुम्हारे लिए रास्ता कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा। खुद पर विश्वास रखो बच्चे। रूडो को ये सुनकर के काफी हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ एंजन, रियो और जांका भी आ जाते हैं। रियो कहती है, ये पार्टी तुम्हारे लिए है तो खा लो कुछ, वरना बाद में कुछ नहीं मिलेगा। रूडो उन सबको आंखें फाड़ कर देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उससे लोग हमेशा नफरत ही करते थे, तो ये लोग उसे इतना प्यार कैसे दे रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उस आदमी पर जिसने रूडो पर अटैक किया था। वो होश में आता है तो उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वो बच्चा कहाँ है जो स्पीयर से आया था? और वो बंदा उसे काफी मारता है। इतना ही नहीं, उसका हाथ भी काट देता है। वो आदमी उसके सामने भीख मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन वो बंदा, उसे मॉन्स्टर कहना सही होगा क्योंकि वो इंसान ही नहीं था। उसके बाल, नाखून, आंख सब बहुत अजीब होते हैं। वो उसके मुंह में अपना नाखून डाल करके उसे मार देता है। फिर हम वापस हेडक्वार्टर देखते हैं जहां सैम्यू को एक नया मिशन का कॉल आता है। वो सभी क्लीनर को इकट्ठा करती है। वो मिशन में जांका और उसकी टीम को जाने के लिए कहती है, जिसमें रूडो भी होता है। जांका पूछता है, रूडो क्यों जा रहा है? तो सैम्यू उन्हें बताती है, इस मिशन में कुछ अनोखी बातें हैं। हमें पता चला है कि तुम्हें किसी को रिकवर करना है जिसे ट्रैश बीस्ट ने पकड़ रखा है, और जिसे तुम रिकवर करने जा रहे हो वो भी स्पीयर से ही आया है, तो शायद उसके थ्रू रूडो को वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। रूडो को सेल्फ डाउट होता है, कहीं मैं फिर से बोझ न बन जाऊं, पर शायद मुझे रास्ता मिल गया तो फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो सभी लोग लोकेशन पे निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर चलते हैं, तभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो बताती है कि उसने ही उनको इन्फॉर्मेशन दी है, और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। फिर वो लीड करने लगती है, लेकिन जांका को पता नहीं क्यों उस लड़की पर शक हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि ट्रैश बीस्ट कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, और ये कह रही है कि वो उसे उठा के ले गए हैं। फिर वो उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले जाती है और बोलती है वो यहीं ले गया था उसे। सब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक चेयर पर कोई बैठा है।
लेकिन तभी वो लड़की उन्हें धक्का देने लगती है। जाओ उसे बचाओ, जल्दी जाओ। जब वो थोड़ा नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक डॉल है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये ट्रैप है और वो रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। लकीली किसी को चोट नहीं लगती, पर उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से जमीन कीचड़ कैसे बन गई। तभी वहाँ दो अजीब लोग आ जाते हैं। उनके हाथों में पर्पल लैंटर्न होता है। जांका समझ गया होता है कि ये काम इनका ही है और वो उन्हें रेडर्स कहता है। तो रूडो पूछता है रेडर्स क्या होते हैं, तो एग्रिस बताता है कि रेडर्स लुटेरे होते हैं। स्टार्टिंग में वो छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन अब वो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और रेडर्स के पास भी गिवर जैसी पावर होती है। फिर इग्रिस, रूडो और बाकी के सपोर्टर्स वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जांका उनको रोकने के लिए वहीं रुकता है। जांका कहता है लगता है तुम सब लोगों को सिर्फ उस स्फीयराइट की तलाश है, क्या उसे बेच करके पैसे कमाना चाहते हो? तो वो कहते हैं हमें उसे बेचना नहीं है, बल्कि उसके थ्रू हम स्फीयर के बारे में और जानकारी जमा करेंगे। तभी वो लड़की रेडर अपनी पावर से बहुत सारे मिट्टी के डॉल्स बना देती है। जांका उसकी पावर देख करके समझ जाता है कि यही अब तक कर रही थी सब कुछ, मतलब यहाँ कोई ट्रैश विश नहीं है, और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उन डॉल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उन्हीं डॉल में से किसी एक में उसका पार्टनर होता है जो अचानक से निकल करके जांका पर हमला कर देता है और फिर वापस से डॉल में छुप जाता है। जांका को थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है और दोबारा उन डॉल्स को तोड़ने लगता है। लेकिन चाहे वो कितनी बार भी डॉल्स तोड़ रहा था, असली वाला डॉल जिसमें उसका पार्टनर छुपा था वो पकड़ ही नहीं पा रहा था और वो जांका पर बैक टू बैक अटैक करते जा रहे थे। लड़ते लड़ते जांका एक जगह पर गिर जाता है और वहाँ की जमीन अचानक से दलदल में बदल जाती है। वो लड़की हंसने लगती है और कहती है मैंने यहाँ की कुछ जगह पहले से ही कीचड़ में बदल दी थी, अब तुम जितना हिलोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। तो जांका कहता है चुप हो जा पागल औरत, और वो उनकी चाल समझने की कोशिश करने लगता है। वो समझ जाता है कि वो लड़की अपने हाथ में लिए शवल से मिट्टी को कंट्रोल करती है और तभी उसका पार्टनर जांका पे अटैक कर देता है। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि ये लोग स्नो में चलने वाले चप्पल पहने हुए हैं। आखिर इन चप्पलों की वजह से ही ये लोग इतने इजीली कीचड़ पर चल पा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो ये समझ ना पाए। और वो उनपे चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलके क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपना डंडा जोर से जमीन पर मारता है और उससे उसे एक एक्सरे विजन मिल जाता है और फिर वो सारे मिट्टी के पुतलों को स्कैन करके उसके पार्टनर को पिन पॉइंट कर लेता है और फिर एकदम चीते की रफ्तार में जाके उन दोनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर जांका कहता है तुम तो एक ही बार में ढेर हो गए। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद हम देखते हैं रूडो और बाकी के सारे सपोर्टर्स भागते भागते एग्जिट गेट के पास आ जाते हैं। फिर ग्रिस कुछ लोगों को बाहर भेजता है और वो यहीं जांका के लिए रुकता है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि जांका आ रहा है। लेकिन जब वो नजदीक आता है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जांका नहीं कोई और ही था। और यही वो था जो लास्ट पार्ट में अचानक जांका के पीछे आ गया था। वो आके रूडो को देखता है और हुलिया मैच करने लगता है, जो उसे पहले से पता था। जब वो समझ जाता है कि ये वही है तो अचानक वो एक जंप लेके रूडो के पीछे वाली वॉल पर चिपक जाता है और कहता है तो तुम ही हो ना वो स्फीयराइट कीपर। रूडो और ग्रिस काफी डर जाते हैं उसे देखकर, और ग्रिस को समझ आ जाता है कि ये भी एक रेडर है। उस रेडर की इतनी इंसेन ताकत होती है कि अपने पंजे से वो पूरी वॉल को तोड़ देता है और एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। फिर वो कहता है माफ करना यार, पार्टी में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब देखना तुम सबको काफी मजा आने वाला है। ग्रिस उससे पूछता है जांका कहाँ है, लेकिन वो उसे पूरा इग्नोर कर देता है और रूडो से कहता है तुम्हें पता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो मेरे साथ चलो ना मेरे प्यारे स्फीयराइट दोस्त। और फिर वो रूडो का मास्क खींच करके निकाल देता है। रूडो गुस्सा हो जाता है और पूछता है तुमने डंडे वाले क्लियर के साथ क्या किया? तो वो रेडर कहता है अच्छा वो तो काफी कमजोर निकला, मैंने तो बस उसे अपना जहर दे दिया, अब देखो वो बच पाता है या नहीं। फिर वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालता है जो उसके नुकीले नाखून थे और कहता है तो चले बच्चे। रूडो की फटी पड़ी थी उसे देखकर। तभी ग्रिस और फॉलो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो काफी आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और फिर दोनों को एक साथ एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है तुम कमजोर सपोर्टर्स लोग क्या घंटा किसी की हिफाजत करते होगे। रूडो भी ग्रिस से कहता है
तुम इससे मत लड़ो ग्रिस, तुम निहत्थे हो बिल्कुल, मैं इससे निपट लूंगा, तुम सामने से हट जाओ। लेकिन जब ग्रिस हिलता नहीं है तो रूडो को कुछ अजीब लगता है। फिर तभी वो देखता है कि ग्रिस के चेस्ट में उस रेडर ने अपने नुकीले पंजे घुसा रखे हैं और फिर वो पूरा नाखून ग्रिस के बॉडी के आर पार कर देता है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। ग्रिस को इस हालत में देख करके उसे रेक्टो की याद आती है। उसे भी ऐसे ही चाकू से मारा गया था। और तभी ग्रिस का बैज गिरकर रूडो के हाथ लगता है और वो ग्लो करने लगता है। वो रेडर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वहीं रूडो के सर पे गुस्सा चढ़ा हुआ था और फिर अचानक से वो बैज ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक काफी बड़ी सी चीज बन जाता है। रूडो को इस वक्त देख करके ऐसा लगता है जैसे वो कोई मॉन्स्टर बन गया हो। वो उस रेडर को देख करके कहता है, तुझे इसका भुगतान करना होगा कमीने। तभी वो रेडर कहता है, मुझे ताकतवर लोगों से लड़ने में काफी मजा आता है। और वो अपना फिर नाम भी बताता है, मेरा नाम जैबर वॉन्गर, और इस दिन के बाद तुम मेरा नाम कभी नहीं भूल पाओगे। तो रूडो भी कहता है, मेरा नाम रूडो है तो तुम भी मेरा नाम भूलना मत। इधर फॉलो ग्रिस के खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसका खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। इधर हम देखते हैं कि जैबर रूडो पर अटैक कर देता है। ग्रिस उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे सिर्फ धूल ही दिख रही थी। फिर हम वापस जैबर को देखते हैं जो थोड़ा पीछे हटता है और कहता है, अरे बच्चे, तुम तो हिल ही नहीं पा रहे हो। तो रूडो फुल स्वैग में कहता है, तेरे लिए मुझे हिलने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर के जैबर को गुस्सा आ जाता है और वो रूडो पर फिर से हमला कर देता है और फिर से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जब धूल क्लियर होती है तो जैबर जमीन पर होता है। वो कहता है, तुम हट क्यों रहे हो, मर्दों की तरह लड़ो। इतना बोल करके वो फिर से रूडो पर अटैक करने लगता है लेकिन उसका एक भी हिट रूडो पर नहीं लग रहा था, जैसे वो उसे छू ही नहीं पा रहा था। जैबर को समझ नहीं आता कि उसे मैं छू कैसे नहीं पा रहा हूँ। तो रूडो उससे कहता है, ये चीज एक सपोर्टर की है और सपोर्टर का काम होता है कि वो अपने साथी को हमेशा बचाए, तो ये चीज वही कर रही है। तो जैबर कहता है, इसका क्या फायदा, न तुम मुझे मार पाओगे न ही मैं। तो रूडो कहता है, ये किसने कहा कि मैं नहीं मार पाऊंगा। इतने में जैबर उसकी तरफ दौड़ कर आता है। रूडो भी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को बढ़ाता है और जैबर के मूवमेंट को ट्रैक कर लेता है। जैसे ही जैबर उसके पास आता है उसे एक शॉक सा लगता है और रूडो फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है। पंच खाने से जैबर के नाक से खून आने लगता है। जैबर हंसने लगता है और कहता है, ये क्या चक्कर है भाई। तो रूडो उससे कहता है, तुम्हें मस्ती करनी थी ना, अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मस्ती क्या होती है। इतने में जैबर दोबारा पास आता है और रूडो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट से फिर से उसे शॉक लगता है। रूडो दोबारा उसे एक कस के पंच मारता है। इसके बाद जैबर चारों तरफ धूल उड़ा देता है ताकि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख ना सके और फिर वो उन्हीं धूल के पीछे से रूडो पर पत्थर मारने लगता है। रूडो उन पत्थरों को डॉज करने लगता है। तभी जैबर अचानक से सामने आकर के अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इतने के बावजूद भी रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख लेता है और उसकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और रूडो फिर से उसे पंच मारता है लेकिन जैबर इस बार डॉज कर लेता है। फिर जैबर अलग अलग तरकीब लगाता है और रूडो पर अटैक करता है लेकिन चाहे वो जो भी करे, रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख रहा था और उसे शॉक देकर स्लो कर दे रहा था और फिर रूडो उसे पंच मार दे रहा था। जैबर भी बिल्कुल पागल इंसान था। इतना मार खाने के बाद भी वो हंस रहा होता है। तभी रूडो आके उसे एक ऐसा पंच मारता है कि जैबर की बत्ती सी बाहर आ जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है उस पंच से और फिर रूडो उससे कहता है, मार खा के पेट भर गया या और भी कुछ खाओगे। तभी जैबर फिर से हंसने लगता है और कहता है, कितने सालों के बाद इतनी अच्छी मार खाई है यार, मजा आ गया। रूडो ये सुनकर के हैरान हो जाता है। फिर जैबर उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट में ये खूबी है कि वो कोई भी बुरी नियत से आने वाली चीज को रोक सकता है, लेकिन जब मैं धूल के पीछे से पत्थर फेंक रहा था तो वो उसे रोक नहीं रही थी क्योंकि उनमें तो कोई इमोशन ही नहीं थे। तो रूडो कहता है, हाँ तो क्या हुआ। तो जैबर कहता है, मेरे राइट पंजे में स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन है। और वो इतना कह करके अपने नेल्स को चेस्ट में स्टैब कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रूडो थोड़ा डर जाता है कि आखिर ये करने क्या वाला है। और फिर जैबर कहता है, अब मैं दर्द और नशे में हूँ,
तो अब मैं कुछ सोचने के हाल में नहीं हूँ। तो क्या रूडो, अब भी तुम्हारा ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे रोक पाएगा? रूडो बस हैरान होकर के जैबर का पागलपन दिख रहा होता है और वही जैबर अब काफी डेंजरस हो गया था। और फिर जैबर अपने होश खो बैठता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। रूडो की फट जाती है इस टाइम पर। फिर जैबर गोल गोल घूम करके रूडो की तरफ अटैक करता है। रूडो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जब वो ग्रिस और पॉलो को देखता है तो सोचता है कि मुझे इसे दूर ले जाना होगा और वो भागने लगता है। लेकिन इतने में जैबर फिर से उस पर अटैक कर देता है। और जैसा उसने कहा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इमोशनलेस चीजें नहीं रोक सकता, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जैबर रूडो के पास आ जाता है, लेकिन रूडो उसे दूर फेंक देता है। जैबर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। इसके बाद वो रूडो पर अटैक करते रहता है। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट अब जब उस पर काम नहीं कर रहा था तो वो बस पीछे हटने लगता है। वहीं जैबर जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसके तोड़ते हुए रूडो पर अटैक कर रहा होता है। और एक वक्त पर वो रूडो के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और उसे छूने ही वाला होता है। तभी एक घूमती हुई चीज आके जैबर के गले पर लगती है और तब हम देखते हैं कि वो चीज तो जांका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट थी। तभी हम जांका को देखते हैं जो वहां आ गया था और कहता है, ओए बच्चों से क्या लड़ रहा है, पहले मेरे से तो पूरी तरह निपट ले। फिर वो रूडो और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देखता है और कहता है, चलो फाइनली अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख लिया, पर ये चीज क्या है? तो रूडो कहता है, इसका जो पावर है वो इस पागल इंसान पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो जांका कहता है, मैं यहाँ थोड़ी देर पहले ही आ गया था और तुम्हारी फाइट देख रहा था। मैं सब समझ चुका हूँ। मेरे पास एक प्लान है, मुझे तुम पर अटैक करने दो। रूडो शॉक होता है और पूछता है, क्या कह रहे हो तुम? तो जांका कहता है, बस एक बार, मजा आएगा। रूडो कहता है, तुम्हारा जो भी प्लान है अगर वो काम नहीं किया तो मेरी तो बैंड ही बज जाएगी। इतने में जैबर उठ जाता है और फिर से उठते ही वो उन पर अटैक करता है। दोनों उसे डॉज कर लेते हैं और अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें जांका रूडो पर एक जानलेवा अटैक करता है और होता बिल्कुल वैसा ही है। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे ट्रिगर कर लेता है और दूर फेंक देता है, जो सीधे जैबर के पास जाता है। एक सेकंड के लिए जांका भी शॉक हो जाता है, अरे ये तो काम कर गया। और फिर जांका एक जबरदस्त अटैक करता है जैबर पर और वो काफी दूर गिरता है। फिर रूडो कहता है, हे तुम सच में मुझे मारने वाले थे? तो जांका कहता है, अरे छोटे भाई ये तो बस एक टेस्ट था, लेकिन अब पता चल गया कि हम इसे मिलकर के हरा देंगे, तो चलो फिर इसकी छुट्टी करते हैं। तभी जैबर फिर से उन पर हमला करने आता है और दोनों भी वैसा ही करते हैं। जांका फिर से उड़ते हुए जैबर के पास आके उसे काफी जोर से मारता है। फिर वो दोनों ऐसा ही करके जैबर को बहुत मारते हैं। जैबर बस फुटबॉल की तरह इधर उधर उड़ रहा था। फिर जांका ऐसा जैबर पर अटैक करता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। तभी रूडो देखता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट अब टूटने लग गया और फिर वो राख बन के उड़ जाता है। रूडो को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया जो ऐसा हो रहा है। जांका भी देख करके सोच रहा था, इसके बनाए हुए हथियार यूज एंड थ्रू ही होते हैं क्या, या कोई और बात है? तभी अचानक से रूडो वहीं जमीन पर गिर के अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे उसे लकवा मार गया हो। तभी जांका देखता है कि रूडो की बॉडी पर कट लगा है। वो शॉक हो जाता है और पूछता है, उसने तुम्हें छुआ कब? तभी जांका पीछे देखता है तो जैबर ने फिर से अपने गले में अपना नाखून मार रखा था। और तभी जैबर फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है, आज तो मजा ही आ गया। इधर इन दोनों की लड़ाई से हालत खराब हो गई थी। जांका उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? तो जैबर उसके पास आके अपना लेफ्ट पंजा दिखाता है। जांका कहता है, तो क्या ये तुम्हें हील कर सकता है? तो जैबर हंसने लगता है और कहता है, क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो? ये पंजा थोड़ा सा डोज देता है और जब मैं थोड़ा सा न्यूरोटॉक्सिन लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सारे दर्द गायब हो जाते हैं। और मेरा राइट पंजा ज्यादा डोज देता है, बाकियों पर उसका असर 30 मिनट रहता है, लेकिन मेरे पर 10 मिनट है। तो चलो एक और डोज ले लो। और वो जांका में फिर से अपना राइट पंजा घुसा देता है। इसके बाद जांका फिर से पैरालाइज हो जाता है और फिर जैबर रूडो को उठा करके ले जाने लगता है। जांका सिर्फ उसे देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और जैबर उसे लेकर के भागने लगता है। रूडो भी कुछ नहीं कर पा रहा था तो खुद को ब्लेम कर रहा होता है। फिर जैबर जैसे ही बाहर निकलता है तो सोचता है, क्या मैं छत पर आ गया?
मुझे तो लगा था कि एक और फ्लोर बाकी है अभी। तभी जब वो साइड में देखता है तो रियो वहाँ खड़ी होती है और कहती है, कहाँ चले मेरे जाने मन। इतने में एंजन भी उस पर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि एंजन ने तो उसकी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी और रूडो को भी उससे छुड़ा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि जो सपोर्टर्स को उस टाइम ग्रिस ने बाहर निकाल दिया था उन्होंने ही उन्हें फोन करके बुला लिया था। फिर कुछ लोग जानका और ग्रिस की हेल्प करने चले जाते हैं। तभी जैबर कहता है, अरे वाह, तुम सब तो काफी स्ट्रांग लग रहे हो, कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। ये सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं? तभी एंजन काफी गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्लीनर से पंगा लेके बच जाओगे? तो जैबर कहता है, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ कि अगर एक बार मुझे तुमने पकड़ लिया तो मेरी तो लाइफ टाइम की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि मुझे भी ऑर्डर मिला है रूडो को लेकर के आने का और मैं अपना ऑर्डर पूरे किए बिना नहीं जाऊंगा। और वो फिर से अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है। तभी उसे अचानक से कोई पीछे से पकड़ लेता है। सभी ये देख करके शॉक हो जाते हैं। वो कोई लड़की होती है और कहती है, जैबर चलो यहाँ से। उसका नाम किथोनी होता है। जैबर उससे कहता है, तुम पीछे हटो किथोनी, मैं उसे लिए बिना नहीं जा सकता। एंजन सोच रहा होता है कि वो अचानक से यहाँ आई कैसे और हमें पता कैसे नहीं चला। जैबर वहीं किथोनी को डांटने लगता है, हटो, मुझे छोड़ो। तभी किथोनी कहती है, बॉस के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी। और ये सुनकर के पता नहीं क्यों पर जैबर की बुरी तरह फट जाती है। फिर जैबर एंजन से कहता है, मुझे माफ करना भाइयों, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी रूडो कहता है, सुन बे कमीने, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तूने ग्रिस को चोट पहुंचाई है, मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी जैबर रूडो का ग्लव्स देखता है और कहता है, अरे ये पैटर्न, क्या तुम्हारे पास भी उस सीरीज की कोई चीज है? बॉस ये सुनकर के काफी खुश होंगे, पर मुझे अभी जाना ही होगा। अगली बार जब आऊंगा तो तैयारी के साथ आऊंगा। और फिर वो एक पोर्टल में घुस जाता है और पोर्टल गायब हो जाता है। फिर रूडो अपने ग्लव्स को देखता है और सोचता है, कौन सी सीरीज? इसके बाद हम देखते हैं कि सबको बाहर निकाल लिया गया है। रूडो भाग के ग्रिस के पास आता है। ग्रिस मरने की हालत में होता है। उसे देख करके रूडो रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रिस, मैंने ये तोड़ दिया। तो ग्रिस कहता है, हाँ मुझे इसकी परवाह थी, लेकिन तुम्हारे काम आया वही सबसे अच्छी बात है। रूडो काफी गिल्ट फील कर रहा होता है उस टाइम पे। तो ग्रिस उससे कहता है, रूडो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कुछ दिन बाद रूडो वापस से ग्रिस से मिलने जाता है और वो लगभग ठीक हो गया था। ग्रिस को जिंदा देख करके रूडो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रूडो कहता है, ये बच कैसे गया? ये सुनकर के सब हैरान हो जाते हैं। तो एंजन रूडो का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ ले 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 ले, अब समझ आया कि तुम वहां उदास क्यों थे। रूडो फुल एम्बैरस हो जाता है। फिर रूडो ग्रिस से कहता है, उसका पंजा तुम्हारे आर पार चला गया था, फिर भी तुम बचे कैसे? तो ग्रिस कहता है, ये तो क्लीनर्स की मेडिकल टीम का कमाल है। और वो वहां की एक गिवर से मिलवाता है जो किसी का भी जख्म अपने पावर से ठीक कर सकती थी। उसका नाम एसिया होता है। एसिया काफी शर्मीली टाइप की लड़की होती है। फिर ग्रिस उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, तो वो और शर्मा जाती है। तभी एंजन सभी से कहता है, रेडर सब खुलेआम घूमने लगे हैं, तो थोड़ा सभी बच के रहना। और हमें कुछ और भी पता चला है। इतने में एक बंदा पीछे से आता है और कहता है, वो रेडर्स बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, इसका मतलब वो इस स्पीयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो रूडो पूछता है, ये कौन है? तो एंजन कहता है, बॉस। रूडो ने पहली बार क्लीनर्स के बॉस को देखा था। फिर वो रूडो के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम आर्खा कॉर्वस होता है। फिर वो रूडो को थैंक यू बोलता है, रूडो तुमने हमारे बंदों की जान बचाई है और मैंने सुना कि तुम यहाँ कुछ टाइम के लिए ही हो, पर चलो कोई बात नहीं। और फिर आर्खा रूडो को ऑफिशियली क्लीनर्स में ज्वाइन कर लेता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है ताकि उसे क्लीनर्स के कपड़े दे सके और जो नॉलेज रूडो को चाहिए थे वो दे सके। रूडो हैरान हो जाता है ये सुन के। फिर आर्खा रूडो को अपने कैबिन में ले जाके बताता है कि स्पीयर्स और ग्राउंड के बीच में एक बॉर्डर है और जिसने भी वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है वो बीच में ही खत्म हो जाता है। पर मैंने सुना है कि एक औरत जो नो मैंस लैंड में रहती है, जो बॉर्डर के सबसे करीब है,
एक बार एक मुसाफिर नो मैंस लैंड में खो गया था, तो उसने उसकी मदद की। उस मुसाफिर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों रहती हो, तो उसने बताया कि वो ऊपर से लोगों को गिरते हुए देखती है और कुछ लोग गिरने के बाद अमर हो जाते हैं। तो रूडो पूछता है, तो क्या मैं उन अमर लोगों का पता लगा लूँ तो ऊपर जा सकता हूँ? तो आर्खा कहता है, हाँ शायद, और तुम्हें शायद ये भी पता चल जाए कि तुम गिरने के बाद भी मरे क्यों नहीं। तभी एंजन वहां आ जाता है और रूडो को फुल यूनिफॉर्म में देखता है। और रूडो भी ड्रेस में पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था। इसके बाद रूडो सीधा उस औरत से मिलने जाने लगता है। फॉलो उसे रोकता है लेकिन वो उसको खींच रहा होता है। तभी एंजन कहता है, बच्चे, नो मैंस लैंड में बिना तैयारी के जाना मतलब खुदकुशी करना है, और वहां रेडर्स भी हो सकते हैं। तो रूडो उससे कहता है, अच्छा एक बात बताओ एंजन, रेडर्स गिवर्स कैसे हो सकते हैं? वो तो बुरे लोग होते हैं ना? तो एंजन उसे समझाता है कि ये जरूरी नहीं है कि बुरे लोग जो होते हैं वो अपनी चीजों का ख्याल ना रखते हों। तो रूडो को समझ आ जाता है कि वो शुरू से ही गलत सोचता था। उसे लगता था कि बुरे लोग कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, पर जो कुछ भी हो, मैं अभी भी उनसे नफरत करता हूँ। फिर रूडो आके आराम करने लगता है। तभी वहाँ रियो आती है और कहती है, चलो तुम्हें यहाँ का टूर करवाती हूँ। रूडो कहता है, आए। फिर रियो उसे ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट सब दिखाती है। रूडो ये सब देख करके कहता है, स्पीयर के मुकाबले यहाँ ज्यादा चीजें हैं। तो रियो उससे पूछती है, तुम ऊपर क्या काम करते थे? तो रूडो कहता है, ज्यादा कुछ खास नहीं। फिर वो उससे पूछती है, तुम खाते क्या थे? तो रूडो उसे बताता है कि ब्रेड और सूप, बस यही सब। तो रियो कहती है, और मिठाई में? रूडो शॉक हो जाता है, क्या मिठाई? वो तो सिर्फ पैसे वालों के लिए होती हैं। तो रियो उससे कहती है, हमारे पास मिठाई हैं और वो भी बहुत हैं। फिर जब रियो उसे मिठाई दिखाती है तो रूडो को यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार मिठाई देख के उसका मुंह खुला हुआ था पूरा। वो काफी फनी लग रहा था। वही एंजन भी होता है, वो कहता है, क्या इसने मिठाई नहीं देखी अभी तक? वही रूडो सोच रहा होता है, अमीर लोगों का खाना, वो भी इतना सारा। रूडो अभी भी बस उन मिठाइयों को घूरे जा रहा था। तो रियो कहती है, चलो अब चखो भी। रूडो जैसे ही पहली बाइट लेता है उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और फिर वो पागलों की तरह खाने लगता है। क्या कमाल की चीज है यार, मैंने इतनी टेस्टी चीज कभी नहीं खाई। एंजन उसे ऐसे खाते देख के कहता है, लगता है अब इसे मिठाइयों की लत लग गई, पर थोड़ा आराम से बच्चे, वरना मोटे हो जाओगे। वहीं रूडो कंटिन्यूअसली बस खाते ही जा रहा था। इसके थोड़ी देर बाद हम जांका को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहा था, और वो गेट पर देखता है कि कोई एक बलून जैसा फूला हुआ था। जांका डर जाता है उसे देखकर और सोचता है कि कोई अलग स्पीसीज ने उस पर हमला कर दिया है। तो रूडो कहता है, अरे ये मैं हूँ। वो इतना मोटा हो गया था खा खा के कि बलून ही बन गया था। इसके बाद हम एंजन, रियो और जांका को देखते हैं जो रूडो की ट्रेनिंग करवा रहे थे। रूडो बहुत ट्राई करता है कि वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सके, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। ये देख करके रियो और एंजन उसे चिढ़ाने लगते हैं, मिठाई खा के दिमाग भी मोटा कर लिया क्या? रूडो सोचता है, ये हो क्यों नहीं रहा, मुझे याद है कि मैंने पिछली बार कैसे यूज किया था। तभी जांका कहता है, अच्छा रूडो, तुम्हें टूटी हुई चीजें सही करना अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना तुम उन चीजों पे ट्राई करो। फिर वो उसे काफी सारा कचरा लाके देता है। फिर रूडो उनमें से एक ट्रायंगल टाइप चीज निकालता है और जैसे ही उस पे फोकस करता है वो चीज उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये देख करके सब इम्प्रेस हो जाते हैं। रूडो भी जांका को थैंक यू बोलता है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि तुम एक से ज्यादा हथियार बना सकते हो या नहीं। फिर रूडो एक एक करके चीजों को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद अचानक से उसके नाक से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो एंजन कहता है, इसकी ग्लव्स की क्वालिटी के चलते ये सब हो रहा है और रूडो उस क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। तो रूडो कहता है, क्या क्वालिटी? तो एंजन उसे समझाता है कि तुम किसी भी चीज का लंबे टाइम तक केयर करते हो तो वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बढ़ने लगती है, जिससे वो और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। लेकिन फाइट में क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती, एक्सपीरियंस और तुम्हारी पावर भी काफी मैटर करती है। जांका भी सोचता है,
हाँ, ये बच्चा तो इन ग्लव्स को बचपन से ही ख्याल रख रहा है, लेकिन उससे इतना फर्क उसके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ये सीरीज की वजह से तो नहीं हो रहा जो जैबर ने कहा था। फिर रूडो उससे पूछता है कि उस दिन वाली इंस्ट्रूमेंट राख क्यों बन गई थी, लेकिन अभी वाली बिल्कुल ठीक है। क्या इनका कोई टाइम लिमिट होता है? तो रियो उसे कहती है, ये हो सकता है कि तुम्हारी पावर की वजह से ये हो रहा हो, क्योंकि तुम्हारी पावर ब्रोकन चीजों को ठीक करना है, और जब वो ठीक हो जाती हैं तो उन्हें एक मकसद मिल जाता है। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है तो वो टूट जाती हैं। सभी रियो की बात से अग्री करते हैं। रूडो भी अब धीरे धीरे सब समझने लगता है कि ये सब कैसे होता है। फिर रियो रूडो से पूछती है, वो बंदा जो सीरीज के बारे में तुमसे कह रहा था, इसका क्या मतलब होगा? रूडो कहता है, पता नहीं, इस जैसे और भी चीजें हो सकती हैं। फिर हम इसके बाद रेडर्स के लीडर को देखते हैं, जिनके पास जैबर और कोथोनी आते हैं। उनके बॉस ने एक चेस्ट प्लेट पहनी थी, जिसके बैक पर रूडो के ग्लव्स जैसे ही पैटर्न बना हुआ था, और इस पैटर्न वाली चीजों को वॉचमैन सीरीज कहा जाता है। इसके बाद हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहां एक बंदा काफी मगन होकर अपना काम कर रहा था और उसे पीछे से एंजन और ग्रिस देख रहे होते हैं। फिर वो लीडर के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। तो आर्खा कहता है, चलो, जब तक रूडो का फुल फेस नहीं बन जाता तब तक तुम कुछ और कर लो। रूडो पूछता है, ये फुल फेस क्या है? तो एंजन उसे एक मास्क दिखाता है और बताता है कि नो मैंस लैंड में जाते वक्त ये पहनना जरूरी है, और हमारे पास एक जबरदस्त आर्टिस्ट है जो सबके लिए कपड़े और फुल फेस बनाता है। ये वही बंदा था जिसको हमने अभी देखा था। फिर तभी एंजन उसे एक टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उसके साथ नो मैंस लैंड जाने वाली थी। उसकी टीम में जांका, रियो, डेलमन, टांसी और एंजन थे, जो सब गिवर्स थे। उसके बाद उस ग्रुप में ग्रिस, फॉलो और टॉमे एज अ सपोर्टर होते हैं। और एंजन ये भी बताता है कि आमतौर पर हम 5 सपोर्टर ले जाते हैं, पर नो मैंस लैंड एक खतरनाक जगह है, इसीलिए हम सपोर्टर्स कम और गिवर ज्यादा ले जाते हैं। तभी डेलमन रूडो के पास आता है और चीख के कहता है, रूडो, मैं तुम्हारे बारे में सुना, तुम पे काफी बीती है बच्चे, लेकिन अब हम सब सही कर देंगे। तभी वहाँ तानसी आ जाता है और कहता है, डेलमन, ये बात तुम बिना चिल्लाए भी कह सकते थे, और रूडो, ये अच्छा इंसान है, बस ऐसे बोलता है ताकि लोगों में जुनून आ जाए। तभी एंजन कहता है, ठीक है ना, अब डेलमन यहाँ है तो क्यों ना डेलमन एक स्पीच दे दे। जांका पहली फुर्सत में अपने कानों में ईयरबड्स लगाता है और कल्टी मार लेता है। फिर डेलमन फुल रेज में चिल्लाता है और कहता है, चलो चलो नो मैंस लैंड, वहां जाने में दिक्कतें आने वाली हैं, पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा नाम क्लीनर्स है। बाकी भी उसके साथ चिल्लाने लगते हैं। ओ! रूडो की फटी पड़ी थी, क्या कर रहे हैं ये सब, लेकिन फिर वो भी उनके साथ चिल्लाने लगता है। पूरा हेडक्वार्टर उनके चिल्लाने से गूंजने लगता है। फिर एंजन रूडो को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां भंगार पड़ा होता है, लेकिन वो कूड़ा रूडो के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। रूडो उसे देख करके काफी खुश हो जाता है। तो एंजन कहता है, जो अच्छा लग रहा है सब ले लो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो अपनी बात बोल ही रहा था कि इतने में रूडो अपना काम पर भी लग जाता है। रूडो को ऐसा करते देख एंजन कहता है, ये तो सच में क्रेजी लड़का है। वहीं रूडो पूरा खुशी के साथ अपनी पसंद की चीजें ढूंढने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद वो हेडक्वार्टर्स आते हैं जहां वो बंदा रूडो का फेस मास्क बना रहा था। वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। वो काफी खुश और एक्साइटेड होता है सबको मास्क दिखाने के लिए। फिर एंजन रूडो से कहता है, तुम अपना नेक बैंड उतारो, और ये कह करके सभी अपना उंगली काटने लगते हैं। अपनी उंगली से खून निकाल करके वो रूडो के नेक बैंड पर लगा देते हैं। एंजन उसे बताता है कि ये नेक बैंड एक फोन की तरह है, जो किसी के साथ भी कहीं पर भी तुम्हारी बात करवा सकता है, बस उस इंसान के साथ तुम्हारा खून का लेन देन हुआ हो। तो रूडो कहता है, ओ, इसलिए यहाँ सभी ये पहन करके घूमते हैं। फिर सभी कहते हैं, हमें भी तुम्हारा खून चाहिए अब। रूडो की फट जाती है, साला मेरे जैसे बॉडी में पहले ही खून नहीं है और ये कमीने अब और मांग रहे हैं। फिर वो सभी गाड़ी में बैठ करके नो मैंस लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाते हैं। सबने अपना अपना मास्क पहन रखा होता है। वहाँ चारों तरफ रेत फैली होती है। तभी इतने में हम देखते हैं कि कुछ उनकी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है।
एंजन कहता है, जहाँ तक मुझे पता है वो औरत और अंदर रहती है, पर उस तक पहुँचने के लिए पहले कुछ एक्शन करना होगा। फिर हम रूडो को देखते हैं जो काफी तेजी से उस आती हुई चीज की तरफ बढ़ने लगता है, और वहीं हम उसका मास्क भी देखते हैं जो काफी कूल लग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जैबर को देखते हैं जो अपने बॉस से कहता है, क्या सच में वो वहीं पर है बॉस? तो उसका बॉस कहता है, जब जाओगे तो देख लोगे, अब जाओ। मतलब अब वापस जैबर और रूडो की मुलाकात होने वाली थी। फिर हम वापस टोमे को देखते हैं जो अपनी डायरी में यहाँ की सारी चीजें लिख रही थी। तभी उस पर अचानक से कई सारे स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले बीस्ट हमला कर देते हैं। रियो उन सबको मारने लगती है। वो एक एक करके उन सब बीस्ट को अपनी कैंची से काटने लगती है। फिर हम जांका को भी देखते हैं जिसके सामने भी एक बीस्ट खड़ा होता है और वो बीस्ट जांका पर हमला कर देता है। जांका उसके सारे अटैक्स आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी वो स्कॉर्पियन बीस्ट अपने डंक से जांका पर अटैक करता है, लेकिन जांका नीचे झुक करके सीधे उसके मुंह पर अटैक कर देता है और फिर अपने हथियार से काफी स्वैग के साथ उसे मार देता है। वो बीस्ट जैसे ही मरता है, जांका के आसपास और ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं। जांका उन्हें मारने के लिए पोजीशन लेता है। इतने में एंजन आसमान से सीधे जांका की तरफ आता है और अपनी छतरी से ऐसा अटैक करता है कि वो सारे बीस्ट एक बार में ही ढेर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच जाता है। तो एंजन कहता है, अब इसे तुम ही संभाल लो। और फिर पीछे से रूडो आता है। वो भागकर उस बीस्ट की तरफ जाता है और अपनी जेब से एक कीबोर्ड निकाल करके उसे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लेता है और फिर कुछ टाइप करने लगता है, और जो की उसने टच किया था वो बाहर निकल करके उस बीस्ट पर लगता है और उसकी बॉडी पर वो वर्ड्स छप जाते हैं। अच्छा, आप वीडियो पॉज करके गेस करो कि उसने क्या लिखा होगा। वो लिटरली उस मॉन्स्टर को एस होल लिख करके मार देता है। ये सब खत्म होने के बाद एंजन को समझ आ जाता है कि ये रेत के नीचे जरूर कचरा है, तभी ये यहाँ आए हैं। फिर हम रूडो को देखते हैं जो अपने ग्लासेस साफ कर रहा होता है। इतने में उसे रेत में किसी की झलक दिखाई देती है। रूडो सोचता है वहाँ कुछ था क्या। तभी उसके पीछे से डेलमोन आ जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डेलमोन उसकी तारीफ करता है, तुम काफी अच्छा लड़े रूडो। तभी वहाँ उसके सामने एक लड़की आती है और कहती है, ये लो मैं आ गई, तुम सभी यहाँ आमो से मिलने आए हो ना? तो लो आमो ही तुमसे मिलने आ गई। ये वही लड़की थी जिससे मिलने ये लोग यहाँ आए थे। इसका नाम आमो होता है। ये लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये इतनी आसानी से कैसे मिल गई। तभी वो लड़की कहती है, हाँ मैं ही हूँ वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एंजन कहता है, चलो अब जल्दी से इससे बात करके घर चलो। तो वो लड़की कहती है, यहाँ बहुत पोल्यूशन है, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें मास्क भी नहीं पहनना पड़ेगा। रियो एंजन से कहती है, मैं उसके साथ जाके बात कर लूंगी। तो एंजन कहता है, नहीं हम सब चलेंगे, अगर ये कोई चाल हुई तो मैं उससे निपट लूंगा। रियो कहती है, तुम सच में उससे निपट लोगे ना? तो एंजन बड़े ही स्वैग में कहता है, अरे मैंने बहुतों को उनकी नानी याद दिलाई है। फिर सीन चेंज होता है और ये सब उसके घर होते हैं, पर पता नहीं क्यों रूडो का मुंह खुला पड़ा था। तभी उसके आगे एंजन एकदम अजीब सी हालत में जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, और वहाँ वो लड़की भी होती है। रूडो की फट गई थी इस टाइम पर, वहीं वो लड़की स्माइल कर रही होती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो पे 500 लाइक और 100 कमेंट कर दो, सेकंड पार्ट आ जाएगा। अगर आपको ये एनीमे और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। आपके इस छोटे सपोर्ट से हमारे जैसे न्यू क्रिएटर को बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।